ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, जो कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स सीबीएसई में आता है। और आज हम उसका चैप्टर 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो विल स्टार्ट टुडे इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लें। इकोनॉमी एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जो किसी भी देश के लोगों को रोजगार देती है या उन्हें सोर्स ऑफ लाइवलीहुड देती है। हम इकोनॉमी के बारे में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें कि उस एरा के पीपल या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो पीपल थे वो क्या सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन करते थे या फिर एम्प्लॉयड थे, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। ईव मीन्स जस्ट बिफोर एंड इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी। तो अगर हम इसको शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया को आज़ादी मिला है या इंडिया ऑब्टेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947। तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, एंड वी गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन से आए थे, दे केम फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, एंड देयर वाज ए पॉइंट ऑफ टाइम जब वो अराउंड 158 या 159 कंट्रीज को रूल करते थे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे देश को अपना गुलाम बना लिया और हर देश को कॉलोनी कहते थे। तो यहां पर बोला गया है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, क्योंकि इंडिया भी उनके लिए कॉलोनी था। तो इस चैप्टर में जगह जगह लिखा गया है इंडिया गेन्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स थे वो अपना साम्राज्य इंडिया में फैलाए थे बाय विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी, जो उन्होंने 1757 में जीता था। तो ब्रिटिशर्स मेड देयर पोजीशन इन इंडिया बाय विनिंग बैटल ऑफ प्लासी, बाय विनिंग द हिस्टोरिकल बैटल ऑफ प्लासी, जो कि अराउंड 1757 में फॉट डाउन हुआ था, 1757। तो दे established their empire in 1757. They left India in 1947. That is, for 190 years they ruled India, or we can say for around 2 centuries. For around 2 centuries or 200 years, for around 2 centuries, they established their empire in India. तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें कि हमने पढ़ा क्या अभी तक। हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और अगर हम इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं तो मैंने 3 वर्ड्स को डिस्क्राइब किया था, इकोनॉमी, ईव, इंडिपेंडेंस। हालांकि थर्ड वर्ड बहुत ईजी है। इकोनॉमी वो फ्रेमवर्क है, वो मॉनेटरी सिस्टम है, वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री के लोग इस सोर्स ऑफ लिविंग को अर्न करते हैं। ईव मीन्स जस्ट बिफोर एंड इंडिपेंडेंस मीन्स फ्रीडम और आज़ादी। इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था, ब्रिटिशर्स से मिला था। जो ब्रिटिशर्स हैं वो ग्रेट ब्रिटेन से आए थे और उन्होंने वर्ल्ड में लगभग सारे कंट्रीज़ को, अराउंड 157, 158, 159 कंट्रीज़ पे अपना रूल एस्टैब्लिश किया था, और उसमें से इंडिया एक था। इसलिए वो कहते थे कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, क्योंकि वो उसको एक कॉलोनी की तरह, एक रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने का जगह की तरह यूज़ करते थे इंडिया को। तो ब्रिटिश इंडिया में अपना साम्राज्य या फिर अपना किंगडम एस्टैब्लिश किए थे बाय विनिंग बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। ब्रिटिशर्स ने वो बैटल को जीता और अपना रूल एस्टैब्लिश किया।
1757 से 1947 फॉर अराउंड 190 ईयर्स दे रूल्ड इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं दे रूल्ड इंडिया फॉर 2 सेंचुरीज। इसके बाद हम आगे के टॉपिक में पढ़ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल करने जो आए थे तो उनका मेन मोटिव क्या था, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। हर काम के पीछे एक मकसद होता है और ब्रिटिश का भारत पे राज करने के पीछे 3 मकसद, 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हम डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, वो इंडिया को बनाना चाहते थे एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर। दे मेड इंडिया ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर। रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर इन द सेंस, एक्सपोर्टर वो होता है जो अपने देश से चीज को दूसरे देश में भेजे, उसको कहते हैं एक्सपोर्टर। उन्होंने इंडिया को एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दिया। मैं रिपीट करता हूं, ब्रिटिशर्स ग्रेट ब्रिटेन से आए थे। ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, वहां सारे मशीन्स एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। उन मशीन्स को चलाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए थी जो कि उनके यहाँ नहीं थी। तो उन्होंने क्या देखा, इंडिया एक रिच कंट्री है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, तो उन्होंने इंडिया को एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दिया जो कि एक्सपोर्ट करे रॉ मटेरियल्स जो कि उनके इंडस्ट्रीज या ग्रेट ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज यूज करें और फिनिश गुड्स बना सके। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके फिनिश गुड्स बनाने से काम नहीं होगा। उन्होंने इंडिया को एक मार्केट बना दिया जहां पर वो एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स और इंडिया इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स। तो वो बनाना चाहते थे इंडिया को an importer of finished goods। रिपीट द वर्ड, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी अब ये मशीन से बने हुए फिनिश गुड्स ब्रिटेन में बनेंगे और वर्ल्ड ओवर बेचे जाएंगे, जिसमें से इंडियन मार्केट में भी इनके फिनिश गुड्स चीप प्राइस में बेचे जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, they were never concerned about the Indian people or Indian economy। They were always concerned about protection and promotion of interest of Great Britain। Protection and promotion। कभी भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया एज ए कंट्री या इंडियन पीपल के लिए कुछ नहीं किया। उनका हमेशा एक ही एम रहा है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने हमेशा कोशिश किया कि किस तरह से वो ग्रेट ब्रिटेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें। इन 3 मकसद से ब्रिटिश रूल जो अराउंड 2 सेंचुरीज तक इंडिया में चला, उसकी नींव इस बेसिक या इस मकसद से रखी गई थी। क्या मकसद थी कि इंडिया को एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दे ताकि वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन के फैक्ट्रीज में जाए और वहां पर उनको यूज करते हुए फिनिश गुड्स बनाया जाए। दूसरा, इंडिया को इंपोर्टर बना दे एक फिनिश गुड्स का जो कि ग्रेट ब्रिटेन के फैक्ट्रीज में बन रही है। और तीसरा, वो कभी भी इंडियन पीपल या इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचे। दे वर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद के हम टॉपिक में मूव करते हैं। तो उसके बाद का टॉपिक है कि ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश होने से पहले, रिपीट द वर्ड, ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश होने से पहले यानी बिफोर 1757 व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी या इंडिया का अर्थव्यवस्था का क्या हाल था अंग्रेजों के आने से पहले। तो अंग्रेजों के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ 3 फीचर्स। इनके 3 फीचर्स थे, 1, 2 एंड दिस वन इज 3rd। सबसे पहला फीचर जो हम इंडियन इकोनॉमी का बोलेंगे ब्रिटिशर के आने से पहले जो देखा जाता था वो था इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस। प्रॉस्परस वो होता है जो आगे बढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है। यानी इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस। हमारे देश के जो लोग थे वो सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट यानी उन्हें जो चाहिए था वो बना सकते थे, आत्मनिर्भर थे, इंडिपेंडेंट थे। तो इंडियन पीपल वेर इंडिपेंडेंट एंड दे वेर सेल्फ रिलायंट। पॉइंट नंबर 2, एग्रियन। एग्रियन मीन्स एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। 1757 में यानी अभी से अराउंड 250-260 ईयर्स बिफोर
उस जमाने के मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड थे, और जिस इकोनॉमी में मैक्सिमम पीपल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उसको एग्रियन इकोनॉमी बोलते हैं। अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, फिगर वाइज आए तो 67% ऑफ द पॉपुलेशन बोल सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। बाकी 33% हो सकता है डिफेंस में, या फिर मेटल एक्सट्रैक्शन पे, या फिर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट वाज अ मेजर सोर्स ऑफ मीन्स लाइवलीहुड। तो बाकी 33% उन सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व होंगे। पॉइंट नंबर 3, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफी वेल नोन था। वेल नोन यानी सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर वेल नोन था। हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट्स करते थे। आवर एक्सपोर्ट वेयर फेमस वर्ल्ड ओवर, एंड आवर एक्सपोर्ट वेयर फेमस बिकॉज ऑफ, तो हम एक्सपोर्ट क्या करते थे? हम एक्सपोर्ट करते थे सिल्क आइटम्स, हम एक्सपोर्ट करते थे प्रीशियस मेटल, हम ये सब चीज एक्सपोर्ट करते थे। और हमारे एक्सपोर्ट क्यों फेमस थे? वाई डिड अदर कंट्रीज बॉट गुड्स फ्रॉम अस? Because of two reasons. First, the good quality of raw material used, good quality of raw materials used was the first reason. And the second reason was high quality of craftsmanship. Craftsmanship यानी कारीगरी। हमारे जो कारीगर थे, जो इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे, उनकी कारीगरी या निकाशी बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि हम अच्छा रॉ मटेरियल यूज करते थे और हमारे क्राफ्टमैनशिप या हमारे जो कारीगर थे वो काफी ही निपुण या फिर काफी ही क्वालिफाइड थे। इसीलिए हमारे गुड्स वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट होते थे और हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर फेमस थे। तो बिफोर द ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया, लेट अस बी वेरी क्लियर दैट इंडियन इकोनॉमी was prosperous. हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, although we were agrarian, but only 2/3 of the population was engaged in agriculture. And last, we had a world famous handicraft industry, जिसमें हम सिल्क में, कॉटन में, प्रीशियस मेटल्स में हम एक्सपोर्ट करते थे, and that were exported all over the world because of two things: very good quality of raw material used and high degree of craftsmanship. इन दो कारणों से हम एक्सपोर्ट करते थे वर्ल्ड ओवर अपने गुड्स को। उसके बाद हम वर्क डाउन करते हैं कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल में हमारे देश के इकोनॉमी का क्या हाल हो गया। यानी हम बात कर रहे हैं 1757 से 1947 तक, इन 2 सेंचुरीज में, इन 190 इयर्स में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश का क्या हाल कर दिया। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में या इसके स्ट्रक्चर या स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो वी नीड टू हैव सम एस्टिमेट्स। किसी भी देश का इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है ये जानने के लिए हमें 2 डेटा चाहिए। एक होता है नेशनल इनकम, जो आप मैक्रो में पढ़ोगे, आपका एक मैक्रो नाम का बुक और है, और दूसरा होता है पर कैपिटा इनकम। तो ब्रिटिशर्स ने कभी कोई कोशिश नहीं की कि वो हमारे देश का नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम निकाले। हालांकि 5 इकोनॉमिस्ट हैं जिनके नाम मैं लेने वाला हूं अभी, उन्होंने एस्टिमेट किया हमारे देश का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। हमारे देश का नेशनल इनकम उस समय, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 28th सेंचुरी का अगर मैं बात करूं, तो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 28th सेंचुरी हमारा नेशनल इनकम निकला था लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ था 0.5% ओनली। आज इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारा नेशनल इनकम अराउंड 6% 7% के बीच में रहता है, पर उस जमाने में हमारा नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट 50 years of 20th century was just around or below 2% only. And second, the per capita income never grew. Its growth was very diminished or around 0.5%.
तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कभी एस्टिमेट नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने देश के लिए कुछ काम नहीं किया। इसीलिए दोनों फिगर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हमारे देश के लिए काफी लो थे। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, अब मैं उनका नाम लेता हूं। इनमें काम किया था दादा भाई नारोजी ने, दादा भाई नारोजी। इन्होंने कोशिश किया था, पहला VKRV राव, दूसरा, तीसरा RC देसाई, चौथा फ्रिंडले FRINDLAY फ्रिंडले श्रीहस, एंड फिफ्थ विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी। इन 5 इकोनॉमिस्ट ने कोशिश किया हमारे देश के नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। रिपीट करता हूं मैं इनके नाम, दादा भाई नारोजी, VKRV राव, RC देसाई, फ्रिंडले श्रीहस एंड विलियम डिग्बी। और इन पांचों के रिजल्ट सेम नहीं थे, थोड़ा सा इनके बीच में इनकंसिस्टेंसी था। इनकंसिस्टेंसी इन द सेंस थोड़ा सा इनमें डाउट था, मतलब कि किसी का एस्टीमेट कहीं और जा रहा था, किसी का एस्टीमेट कहीं और जा रहा था, पर अप्रॉक्स हर किसी के एस्टीमेट में ये निकला था कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हमारे देश का काफी कम है। इन सारे एस्टीमेट के बीच में VKRV राव का जो एस्टीमेट्स थे, इनको वेरी सिग्निफिकेंट माना गया है। रिपीट द वर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, MCQ में आ जाता है क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट which of the economists had a significant या which economist calculations were assumed to be significant, और किसी भी 4 का नाम आता है तो आंसर होगा VKRV राव, क्योंकि इन पांचों में से VKRV राव ने वेरी सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स किए थे इंडियन इकोनॉमी के, जिसको हर किसी ने लास्ट में एग्री किया। तो इसके साथ हमारा पहला पार्ट इंडियन इकोनॉमी खत्म होता है। इंडियन इकोनॉमी के पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, अगर हम रिवाइज करें तो हमने ये पढ़ा, टॉपिक्स का पहले बात करते हैं, कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिशर्स से। हमने अपना इंडिपेंडेंस गेन किया 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में अपना राज्य एस्टैब्लिश किया था बाय विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। फॉर अराउंड 2 centuries दे रूल्ड आवर कंट्री। They ruled our country with 3 motives. First, to make our country a raw material exporter. Second, to make our country an importer of finished goods from Great Britain. And third, to protect and promote the interest of Great Britain only. उसके बाद अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की इकोनॉमी, यानी बिफोर 1757, our country's economy had 3 important features. We were prosperous, we were agrarian, and we had a well-known handicraft industry. ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने कभी एस्टिमेट नहीं किया हमारे देश का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, करें भी तो कैसे, उन्होंने हमारे देश के लिए काम कहाँ किया था। पर कुछ इकोनॉमिस्ट ने कोशिश किया कि हमारे देश के नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करें, जिनमें 5 इकोनॉमिस्ट के नाम है, दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फ्रिंडले श्रीहस, VKRV राव एंड RC देसाई। और इन 5 में से VKRV राव के एस्टिमेट्स काफी सिग्निफिकेंट थे, और इन एस्टिमेट्स के हिसाब से for the first half of 28th century, Indian economy grew, the national income grew by less than 2% and the per capita income growth was only around 0.5%। यानी इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल भी या फिर काफी कम पेस से ग्रो हो रही थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसके बाद वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल का, और हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। थैंक यू।